राष्ट्र सत्य के कार्य के बाद ये दूसरा लेक्चर आप सुनने जा रहे हैं, जो है कि सत्तेचे प्रकार। जो राष्ट्रीय सत्ता है, सत्ता के जो प्रकार होते हैं, किस्में, ये किस्में आप यहाँ अब हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्राचीन काळापासून ते आजच्या आधुनिक युगात ही सत्तेचे महत्त्व नाकारता येत नाही. मॉर्गेन्थोच्या मते सत्ता ही अंतिम सत्य आहे. आज परिस्थिती देखील तशीच आहे. अमेरिकेसारख्या राष्ट्राने जगावर प्रभुत्व मिळविले आहे, ते केवळ सत्तेच्या जोरावरच. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सत्तेचे महत्त्व त्रिकालबाधित आहेत. सत्तेचे प्रकार पुढील प्रमाणे सांगता येईल. नंबर 1 आहे आर्थिक सत्ता. नंबर 1 क्या है? आर्थिक सत्ता. आर्थिक सत्ता यानी कि इकोनॉमिक, माशी हालात, पैसा, रुपया, ये आर्थिक में आता है. तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विकसित राष्ट्र आर्थिक आणि औद्योगिक विकासातून विकसनशील राष्ट्रावर आपला प्रभाव निर्माण करतात. त्यातूनच आर्थिक सत्ता नावरूपास येत असते. जिसके पास, जाहिर बात है कि जिसके पास इकोनॉमिक है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, धन दौलत है, वो सत्ताधारी कहलाता है. उसके पास सत्ता होती है और उसके हिसाब से जो है तो वो काम करता है. और जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो श्रीमंत है, अमीर है, और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खरीद सकता है और अपनी सत्ता को जो है तो बढ़ा सकता है. तो इस तरीके से जिस देश के पास ज़्यादा पैसा है, जिस देश के पास उसकी जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमिकल तरीके से भरपूर है, तो ऐसे देश जो है तो सत्ताधारी कहलाते हैं. दूसरा मुद्दा है वैज्ञानिक सामर्थ्य. वैज्ञानिक सामर्थ्य यानी कि टेक्नोलॉजिकली जो भरपूर जो है तो जिसके पास टेक्नोलॉजी भरपूर होती है वो भी जो है तो सत्ताधारी कहलाता है. यानी कि जिसके पास मशीनरीज़ है, टेक्नोलॉजी है, हथियार है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, लड़ाकू जहाज़ है, हवाई जहाज़ है, या फिर जो है तो मिलिट्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, ये तमाम चीज़ें, मिसाइल्स है, ये वैज्ञानिक सामर्थ्य में आते हैं और इसी को हम कहेंगे यहाँ पर. तो आप सुन सकते हैं की प्राचीन काळातील सत्ता ह्या वैज्ञानिक सामर्थ्यावर आधारित नव्हत्या. मानवी युद्धे ही समोरासमोर लढली जात होती. पुराने ज़माने में जो तो आमने सामने जंग लड़ी जाती थी, तलवारों से, हथियारों से, भालों से. तो आज के ज़माने में ये चीज़ें आप नहीं देख सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी की तरह से बंदूक, मिसाइल्स वगैरह जो चीज़ें हैं, बहुत सारे नए नए चीज़ें जो है तो निकलते जा रहे हैं. ये टेक्नोलॉजी है और जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा सत्ताधारी कहलाता है. अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका को बहुत सुपर पावर कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा हथियार है. उसके बाद आप देखेंगे तीसरा, मानवी अधिमान्यता असलेली सत्ता. मानवी अधिमान्यता असलेली सत्ता में क्या कहेंगे कि मानवी अधिमान्यता असलेल्या सत्तेला देखील विशेष महत्त्व आहे. या मानसशास्त्रीय सत्तेचा वापर देशातील अंतर्गत बाबीसाठी केला जातो आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लोकमताला प्रभावी करण्यासाठीही करण्यात येतो. राष्ट्रातील आणि राष्ट्राबाहेरील घेतलेल्या निर्णयासाठी राज्यकर्ता वर्ग जनतेची अधिमान्यता मिळविण्यासाठी तत्पर असतो. जनतेची अधिमान्यता मिलने, जिस तरीके से जनते की वोटिंग होती है और जनता वोट जिसको देकर जिताती है, जिस तरह से बीजेपी को आज जनता ने जिता कर दिया, ये लोगों की अधिमान्यता थी. लोगों ने उसे कबूल किया और कबूल करके जो है तो एक पार्टी को जो है तो मजबूत बनाया. यही मानवीय अधिमान्यता होती है और मानव की अधिमान्यता मिलना किसी भी पार्टी को जो है तो बहुत ज़रूरी होता है. अगर जनता चाहे तो किसी को भी सत्ता पर बिठा दे, तख्त पर बिठा दे. जनता चाहे तो उसे उखाड़ कर फेंक दे. ये सारी चीज़ें जो है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. इसी को कहेंगे मानवीय अधिमान्यता. और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि सत्ता के प्रकार में जो है तो जो औद्योगिक साधन संपत्ति और ज़मीन से निकलने वाली जो है तो नेचुरल भौगोलिक साधन संपत्ति भी कहेंगे. भौगोलिक साधन संपत्ति भी ये जो है तो देश की सत्ता को बढ़ावा देती है. जिसके पास ज़्यादा नैसर्गिक साधन संपत्ति हो, उसका देश जो है तो बहुत मजबूत होता है, सत्ताधारी होता है, शक्तिशाली होता है. हमारे देश की जो साधन संपत्ति है वो खेती है, कृषि है, और खेती से निकलने वाली तमाम चीज़ें जो है तो ये नेचुरल
चीज़ों में आती है। कुछ देशों में लोहा है, पीतल है, तांबा है, सोना है, पेट्रोल है, डीज़ल है। तो इनसे जो है तो देश की आमदनी बढ़ती है, देश की सत्ता भी बढ़ती है। हमारे देश में कोयला निकलता है, संगमरमर के पत्थर निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मादनियात निकलती हैं। इससे भी जो है तो हमारे देश की जो है तो उन्नति होती है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है तो नैसर्गिक साधन संपत्ति देश की सत्ता का एक प्रकार माना जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि देश की लश्करी जो सत्ता है, लश्करी सामर्थ्य, ये मिलिट्री, हमारे देश की मिलिट्री बहुत बड़ी है, पुलिस है, मिलिट्री है। और जितनी बड़ी मिलिट्री होगी, जितनी बड़ी पुलिस यंत्रणा होगी, उतनी बड़ी जो है तो देश की सत्ता कहलाई जाती है। पांचवा और एक मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जिस देश की लोक संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, उतना देश जो है तो सत्ताधारी कहलाएगा। और जितनी कम लोग संख्या होगी, उतना ही जो है तो देश की सत्ता जो है तो आपको कम दिखेगी। तो लोक संख्या भी ये जो है तो देश की सत्ता का एक प्रकार है। और एक मुद्दा मैं आपको यहाँ पर पेश करना चाहूँगा कि देश की भौगोलिक परिस्थिति जो है, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, वो जितना व्यापक होगा, जितना बड़ा होगा, उतनी बड़ी है तो आपकी देश की सत्ता होगी। क्योंकि बहुत सारे देश की, जैसा कि जापान है, जर्मनी है, पोलैंड है, और बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो भारत देश से भी छोटे छोटे हैं, लेकिन उनकी भौगोलिक सत्ता कम होने की वजह से वो अपने आप को जो है तो कमज़ोर महसूस करते हैं। बाकी बहुत सारे देश हैं जो भारत से भी बड़े हैं, जैसे चीन है, रशिया है, अमेरिका है। तो ये ऐसे देश है बड़े बड़े जिनके पास जो है तो भौगोलिक सत्ता भी बड़ी है, टेक्नोलॉजी भी बड़ी है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी उनकी बड़ी है। लेकिन हमारे देश की जो है तो भौगोलिक परिस्थिति बड़ी है, लोक संख्या भी बड़ी है, नेचुरल रिसोर्स भी ठीक ठाक है, लेकिन डॉलर के मुकाबले में हमारे देश की इकोनॉमी जो है तो कम दिखती है, नज़र आती है। इस वजह से जो है तो हमारा देश ज़्यादा तरक्की कर नहीं पाता। तो कहने का मकसद यही है कि हमारे देश की सत्ता को बढ़ा देना है तो बहुत सारी चीज़ों में इजाफ़ा करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर ये पीरियड ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।